brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। क्राइम की दुनिया में यूं तो हर क्राइम, हर अपराध, हर जुर्म अपने आप में तकलीफ दे है, लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी पूरी क्राइम रिपोर्टिंग की बात करूँ, दो ऐसे क्राइम हैं जो मुझे लगता है कि शायद उनसे हीनियस, उनसे ज़्यादा जघन्य, उनसे ज़्यादा खतरनाक, उनसे ज़्यादा अफसोसनाक और कोई नहीं। यूँ तो मर्डर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ जान लेना सिर्फ खतरनाक सबसे क्राइम नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसी केस स्टडी देखी, ऐसे विक्टिम से मिला। दो केस ऐसे हैं क्राइम में जो झकझोर कर रख देते हैं। एक है रेप और दूसरा है एसिड अटैक। जो रेप विक्टिम होती हैं, लड़कियां या महिलाएं, उनके साथ रेप एक बार होता है, लेकिन जब तक वो जिंदा रहती हैं, हर रोज़ वो जीती हैं, हर रोज़ वो मरती हैं। जब तक उन्हें मौत नहीं आए, उस खौफनाक यादों को वो भुला नहीं पाती हैं। एक कत्ल होता है, मर्डर होता है, इंसान एक बार में मर गया, सारी तकलीफ खत्म। लेकिन एक रेप विक्टिम उस गम के साथ, उस नफरत के साथ हर रोज़ जीती है, हर रोज़ मरती है। और दूसरा क्राइम है एसिड अटैक। आमतौर पर एसिड अटैक के ज़्यादातर केस लड़कियों पर ही होते हैं। कोई नाकाम आशिक, एक तरफा इश्क में कोई पड़ा हुआ, या फिर किसी और दुश्मनी के चलते उसे नुकसान पहुंचाना है लेकिन उसकी जान नहीं लेनी है, तो उसके चेहरे पर तेज़ाब फेंक देता है ताकि उसकी शक्ल बिगड़ जाए, उसकी सूरत बदसूरत हो जाए और फिर वो उसी के सहारे पूरी ज़िंदगी जी। अब एक एसिड विक्टिम, ऐसे न जाने कितने एसिड विक्टिम से मैं मिला हूँ, जो फिर जिन्होंने कभी आईना नहीं देखा, क्योंकि वो खुद को देख कर डर जाती हैं। ऐसी बहुत सारी एसिड विक्टिम को भी देखा जो उसके बावजूद अपने पैरों पर खड़ी हुई, लड़ी और समाज में अपना एक मकाम बनाया। लेकिन फिर भी एसिड अटैक और रेप ऐसे दो केसेस हैं जो मेरी नज़र में, इनसे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे देश में हर साल एसिड अटैक के लगभग 200 से 300 केसेस होते हैं, और इन 200 से 300 केसेस के ज़्यादातर जो शिकार होती हैं वो लड़कियां ही होती हैं। हमारे देश का कानून ये कहता है कि अगर किसी ने एसिड अटैक के ज़रिए किसी लड़की को या महिला को नुकसान पहुंचाया है तो उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल से लेकर उम्र कैद तक है। 200 से 300 हर महीने लगभग 10 से 15 एसिड अटैक के केस होते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये सोच कर ही यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक लड़की और उस लड़की का बाप क्या ऐसी संगीन गुनाह और ऐसे एक चीज़, एक एसिड अटैक जो आत्मा तक को झकझोर कर रख दे, उसको अपने फ़ायदे के लिए किसी साजिश के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इस कहानी में उस लड़की की बाइट भी सुनाऊंगा और फिर आपको सच्चाई भी बताऊंगा। ये कहानी दिल्ली की है, अभी पिछले संडे की कहानी है, और संडे का दिन था। दिल्ली में एक लड़की रहती है, और ये लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस थी। ये लड़की सुबह घर से निकलती है, 10:50-52 का वक्त था, और जब कॉलेज जा रही थी, कॉलेज तक ये पहुंची और 200 मीटर दूर अचानक एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के आते हैं, और उनमें से एक के हाथ में बोतल था। वो बोतल लड़की की तरफ फेंकते हैं, उसके अंदर लिक्विड था। लड़की के हाथ में बैग था, वो बैग को आगे करती है, लड़के भाग जाते हैं, उस लड़की के दोनों हाथ झुलस जाते हैं। लेकिन खुशनसीबी ये थी कि लड़की का चेहरा बच गया। उस बोतल में तेज़ाब था, एसिड, और उन्होंने उस लड़की पर फेंका था। अब लड़की वहाँ शोर मचाती है, कुछ लोग आते हैं। इसके बाद लड़की को पहले पास के एक अस्पताल ले जाया जाता है, फिर इसके बाद उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ इसका इलाज होता है, पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस आती है, तफ्तीश शुरू करती है। सबसे पहले लड़की का बयान दर्ज किया जाता है, क्योंकि लड़की होश में थी, सिर्फ दोनों हाथ झुलसे थे। तो लड़की बताती कि वो अपने घर से निकली थी और कॉलेज से करीब 200 मीटर की दूरी पर वो एक ई रिक्शा से थी और ई रिक्शा से 200 मीटर पहले उतर गई
और जब वो पैदल जा रही थी तभी अचानक एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आए और उन्होंने उस पर हमला किया और चले गए। पुलिस ने केस दर्ज किया। हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन ये खबर कि दिल्ली में एसिड अटैक, एक स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पर 3 लोग दिन दहाड़े आकर तेजाब से हमला करते हैं। दिल्ली पुलिस को भी लेकर हाय तौबा मच गई कि कैसा लॉ एंड ऑर्डर है, कैसी कानून व्यवस्था है। अब इसी चौतरफा दबाव में दिल्ली पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। सबसे पहले उस जगह पर पहुंचती है जहां पर लड़की के बयान के मुताबिक 3 लड़कों ने मोटरसाइकिल पर उस पर तेजाब फेंका था। जब वहां पुलिस पहुंचती है तो हैरान रह जाती है, इसलिए कि जिस जगह पर उस लड़की के बयान के हिसाब से तेजाब फेंका गया था वो एक थोड़ा सा सुनसान जगह और वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। अब सीसीटीवी कैमरा हो तो आजकल तो वैसे ही हर केस सुलझ जाता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा नहीं है। पुलिस के सामने पहला चैलेंज ये है कि उन 3 लड़कों की शिनाख्त कैसे करें। लड़की हॉस्पिटल में है सर, पुलिस की एक टीम क्राइम सीन पर है। आखिर जब सीसीटीवी कैमरा मिला नहीं, नाकामी हाथ लगी, तो पुलिस ने फिर लड़की से पूछा कि क्या उन लड़कों में से जिन्होंने 3 लड़के आपके बयान के हिसाब से मोटरसाइकिल पर सवार थे उनमें से आप किसी को जानती हैं? उस लड़की ने उनमें से एक का नाम लिया और कहा, हाँ मैं उनमें से एक हमलावर को जानती हूँ और उसका नाम जितेंद्र है। जितेंद्र महीने भर पहले भी मेरा पीछा करता था और उसको लेकर बहस हुई थी और इसलिए मैं उसे जानती हूँ। और उसके साथ 2 और लड़के थे, ईशान और अरमान। लड़की ने जितेंद्र के साथ ये 2 और नाम ली। उसने कहा कि जो मोटरसाइकिल पर सवार थे वो यही 3 लड़के थे। एक जितेंद्र जो महीने भर से उसका पीछा कर रहा था, उससे उसकी झड़प भी हुई थी, बहस भी हुई थी, और दूसरा उसके साथ जो 2 लड़के और थे, ईशान और अरमान थे। अब पुलिस के पास ये नाम तीनों के सीसीटीवी कैमरा था नहीं। पुलिस ने अब अपनी तरफ से तफ्तीश शुरू की जितेंद्र, ईशान और अरमान के बारे में। कुछ देर की मशक्कत के बाद ही चूंकि लड़की जितेंद्र को जानती थी, उसका घर का पता मिल गया। पुलिस वहां तक पहुंचती है, जितेंद्र था नहीं, उसका नंबर लिया जाता है। फिर ईशान और अरमान का भी नंबर लिया जाता है। अब तीनों को कॉल करती है पुलिस। जितेंद्र उस वक्त कहीं बाहर था। वो कहता है कि मैं खुद थाने आऊँगा और आप जो भी पूछें मैं बताऊँगा। जितेंद्र को अब तक पता ही नहीं कि एसिड अटैक की खबर जो है अगले दिन मीडिया में आने वाली, लेकिन ये संडे की बात है और ये खबर मीडिया में सुर्खियाँ बनी मंडे को। तो पुलिस ने अब उसका जितेंद्र का लोकेशन ट्राई करना शुरू किया मोबाइल के ज़रिए कि ये संडे की सुबह कहाँ था। हैरानी की बात यह थी कि लोकेशन कुछ और कह रहा था। खैर, संडे की रात को ही वादे के मुताबिक दिल्ली लौटते ही जितेंद्र सीधे पुलिस थाने पहुंचता है। वहां जाकर जब पुलिस उससे पूछती है कि ऐसे ऐसे एसिड अटैक का मामला है और तुमने डाला है, तो वो हैरान बोलता है, सर जिस वक्त की आप घटना बता रहे हैं उस वक्त तो मैं था नहीं, मैं तो किसी और जगह था, दिल्ली में किसी और लोकेशन पर। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर चालाक अपराधी हो तो मोबाइल कहीं और रख दे ताकि लोकेशन वहीं का हो और पुलिस गुमराह हो जाए। पुलिस को लगा झूठ बोल रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ जो उसने बयान दिया सुबह से लेकर अगले 4 घंटे तक कि उसका लोकेशन क्या था, पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और पता चलता है कि सारे विटनेस के हिसाब से वाकई जितेंद्र वहाँ मौजूद था। यानी रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के आसपास 10:50 से 11 बजे के दरमियान वो था ही नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी कहीं और थी और वो जगह उस जगह से करीब 20 किलोमीटर दूर है। तो इतने कम वक्त में एक ही जगह पर तो वो हो नहीं सकता। और जिस तरीके से वो स्टेटमेंट दे रहा था जितेंद्र, पुलिस को शुरुआत के ही चंद मिनटों में समझ में आ गया कि लड़का बेकसूर है। तो फिर अब पुलिस ने अरमान और ईशान का नंबर मिलाया, दोनों ने फ़ोन उठा लिया। उन्होंने कहा, हम थाने से बोल रहे हैं, आप आइए, आपसे कुछ पूछताछ करनी। दोनों ने कहा, सर हम तो आगरा में हैं, लेकिन आगरा से दिल्ली लौटते ही आपके पास सीधे हाजिर हो जाएंगे। अब वो दोनों भी हैरान नंबर था। पुलिस ने उन दोनों के भी लोकेशन ट्रेस किया। पता चला कि संडे के दिन सुबह इन दोनों का लोकेशन भी उस जगह का नहीं है जहां लड़की ने स्टेटमेंट दिया कि 3 लड़कों ने तेजाब फेंका। ये लोग आगरा में थे और आगरा का लोकेशन था। अब पुलिस फिर कंफ्यूज कि हो सकता है इन्होंने फ़ोन जानबूझकर आगरा में छोड़ा और दिल्ली में क्राइम किया हो। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्स सेंस पुलिस का ये कह रहा था कि ये लड़के झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो फिर
दूसरा सवाल यह था कि एक लड़की इतना बड़ा जोखिम कैसे लेगी कि अपने आप पर तेजाब डाल दे। पुलिस को यह बात भी गले नहीं उतर रही है। अब पुलिस ने फिर से नए सिरे से तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश शुरू करने के लिए उसने देखा कि जिस जगह पर यह इंसिडेंट हुआ है वहाँ तो सीसीटीवी कैमरा है नहीं, लेकिन आसपास का देखते हैं वहाँ कहीं ये नज़र आ जाए। आसपास के कई सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया रानी लक्ष्मीबाई के आसपास, और इस लड़की का जहाँ पे घर था उस घर के आसपास के भी कैमरे को खंगाला गया। कामयाबी मिलती है। सुबह संडे को ये लड़की अपने घर से बाहर निकलती है और एक कैमरे में कैद होती है। लड़की एक स्कूटी पर बैठी है और उसके साथ एक लड़का है। पुलिस उस लड़के के बारे में पता करती है, पता चलता है कि ये लड़की का भाई है। अब अलग अलग कैमरों को पुलिस खंगालती उस रूट पर उसके घर से रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज तक, तो कई कैमरों में ये स्कूटी कैद और उस पर वो लड़की और उसका भाई भी। लेकिन फिर कॉलेज से सिर्फ 200 मीटर पहले एक जगह स्कूटी रुकती है, लड़की उतर जाती है और उसका भाई स्कूटी मोड़कर अपने वापस घर पहुंच जाता है। सीसीटीवी कैमरे इस बात की गवाही दे रहे थे कि अपनी बहन को छोड़ने के अगले कुछ मिनट बाद उसका भाई घर पर था। अब लड़की अकेले। अब पहली बार यहाँ से पुलिस का दिमाग चकराया कि आमतौर पर घरवाले अगर अपनी बच्ची को, बेटी को, बहन को स्कूल कॉलेज तक ड्रॉप करने जाते हैं तो स्कूल या कॉलेज के दरवाजे तक छोड़ कर आते हैं, बट यहाँ 200 मीटर पहले ये लड़की क्यों उतर गई? अब ये सवाल था। यहां से अब पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने इसके बाद और तफ्तीश करनी शुरू की। इस दौरान में जितेंद्र, ईशान, अरमान सभी पुलिस के पास थे। ये भागे नहीं, खुद ही चले आए। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उनके सारे लोकेशन देखा, और जब इन तीनों को एक साथ रखा गया तो पुलिस हैरान इस बात पर रह गई कि जितेंद्र ईशान और अरमान को जानता ही नहीं था और ना ईशान और अरमान जितेंद्र को जानते थे। तो जब तीनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं तो एक ही मोटरसाइकिल पर कैसे बैठ सकते हैं? सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं इंसिडेंट का, तो पुलिस क्या करे? तो फिर एक लड़की जो एसिड अटैक की विक्टिम है वो 3 नाम ले रही है, और 3 में से 2 वो हैं जो तीसरे को नहीं जानते और तीसरा वो है जो बाकी 2 को नहीं जानता। तो फिर खेल क्या है? अब पुलिस अस्पताल पहुंचती है और लड़की के जख्मों के बारे में डॉक्टर से बात करती है। पता चला कि उसके दोनों हाथ जख्मी तो हैं, लेकिन एक एसिड अटैक से जिस तरीके के जख्म होने चाहिए वैसे नहीं है, लेकिन एसिड अटैक की विक्टिम थी। अब पुलिस लड़की से पूछताछ करती है और वो लड़की मीडिया से भी बात करती है। मीडिया से वो पूरी कहानी सुनाती है जो मैं आपको सुना रहा हूं। मैं अपनी तरफ से सुना रहा हूं, वो लड़की अपनी कहानी खुद बता रही है कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। कहानी को आगे बढ़ाऊं, ये जरूरी है कि पहले उस लड़की का स्टेटमेंट आप सुनिए जो वो कह रही है बाकायदा कैमरे पर। एसिड अटैक के बाद लड़की ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। ये सुबह 10 बजे अशोक विहार में मेरा कॉलेज है, लखनऊ कॉलेज के पास। यार जी आपको पकड़ेगा कब नाम क्या नाम जितेंद्र और 3 दोनों पर थे, ईशान और अरमान। विकास के बाइक से आप कहाँ जा कॉलेज जा रही थी, आज मेरी क्लास थी। सैटरडे संडे मेरी क्लास होती है, मैं वहीं जा। धमकी दी थी क्या हुई? उनकी वाइफ ने, जो उनकी वाइफ उनका नाम है सरिता, उन्होंने धमकी दी थी कि मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगी, और मारने की भी धमकी दी थी। उन्हें चाहते कि वो उन्हें गिरफ्तार करे, सजा मिले उन्हें कड़ी से कड़ी। तो सुना आपने, लड़की का ये स्टेटमेंट हमारे देश के हर न्यूज़ चैनल पर चला और बाकायदा हर एक की हमदर्दी थी। किसी लड़की पर एसिड अटैक हो, इससे बुरा क्या हो सकता है, जो मैंने शुरू में कहा। लेकिन इसके बाद जो कहानी सामने आई, जब ये सीसीटीवी कैमरा, तीनों अक्यूज यानी आरोपियों के मोबाइल के लोकेशन, क्राइम सीन से कहीं ज़्यादा दूर उनकी मौजूदगी उसी वक्त में, तब फिर पुलिस ने अपनी तरफ से जो तफ्तीश की तो उसके बाद एक कहानी सामने आई। वो कहानी थी 3 लोगों से बदला लेने की, और इस कहानी में बदला लेने के लिए जिस शख्स ने ये सारी साजिश रची वो कोई और नहीं, इसी लड़की का बाप था। इस लड़की के बाप का नाम है अकील खान।
अब अकील खान जितेंद्र को क्यों अपनी ही बेटी के एसिड अटैक में फंसाना चाहता है, उससे क्या रिश्ता? तो कहानी यह थी कि जितेंद्र की पत्नी अकील खान के यहां काम करती थी, जॉब करती थी, और उसी जॉब के दौरान अकील खान ने उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की। जितेंद्र की पत्नी ने अभी हाल में ही पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाई अकील खान के खिलाफ बदतमीजी और शोषण करने का। अब जितेंद्र की पत्नी ने अकील खान के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी तो जितेंद्र दुश्मन हो गया अकील खान का। लेकिन ईशान और अरमान की क्या गलती, वो तो जितेंद्र को जानता भी नहीं। तो पता चला कि 2018 में ईशान और अरमान की मां पर तेजाब से हमला हुआ था, एसिड अटैक, और यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि अकील खान के लोगों ने किया था। और जब लोगों ने किया तो ये दुश्मनी चली आ रही थी ईशान और अरमान से अकील खान की, और उसे ये था कि ये लोग, उसमें भी कुछ मुकदमेबाजी हुई, कोर्ट में केस, पुलिस में केस। तो अब अकील खान के एक साथ 3 दुश्मन थे, उस मां के 2 बेटे यानी ईशान और अरमान, जिनकी मां पर हमला हुआ था तेजाब से, और इधर जितेंद्र जिसकी बीवी ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई और उस कंप्लेंट के आधार पर अकील खान गिरफ्तार हो सकता था। अब अकील खान ने अपने लोगों के जरिए जितेंद्र और उसकी पत्नी तक बार बार मैसेज भिजवाया कि आप अपना मुकदमा वापस ले लो, डराया धमकाया हर तरह से, लेकिन जितेंद्र और उसकी पत्नी तैयार नहीं हुई। तब वकील खान ने सोचा कि फिर क्या करें। फिर उसे आइडिया आया कि दिल्ली जैसा शहर, यहाँ अगर किसी स्टूडेंट पर एसिड अटैक हो तो एक तो मीडिया भी सुर्खियों में, और दूसरा इसके बाद जो केस बनेगा उसे ये भी पता था इसमें 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा है। तो फिर उसी केस के आधार पर वो पुराना केस जितेंद्र और उसकी पत्नी से वापस लेने के लिए दबाव डालेगा। यानी एक केस खत्म कराने के लिए उसने अपनी बेटी को भी दांव पर लगा दिया। बेटी से उसने बात की, बेटी भी राजी हो गई। इसके बाद ये प्लान हुआ कि एसिड अटैक केस में जितेंद्र को फंसाना है। फिर आया कि जब एक बार में फंसाना ही है तो बाकी 2 दुश्मन को क्यों छोड़ा जाए, ईशान और अरमान को, उन्हें भी इसी एसिड अटैक के हमले में लपेटा जाए और बताया जाए कि इन तीनों ने मिलकर किया। प्लान के तहत उन्हें यह भी पता था कि कहाँ कहाँ दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, घर से लेकर कॉलेज के रास्ते पर, तो सारा भेद खुल जाएगा। इसलिए ऐसी जगह पे ये सारी चीज़ें करनी है जहाँ पर कैमरा ना हो। जब सारी तैयारी हो गई तो फिर ये हुआ कि उस लोकेशन को भी चेक कर लिया रेकी की, कि कॉलेज से 200 मीटर की दूरी पर एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी गली है जहाँ पर कोई कैमरा नहीं। जब कंफर्म हो गए तो फिर संडे को भाई अपनी बहन को छोड़ने के लिए कॉलेज जाता है। उससे पहले बहन जो है अपने ही घर में टॉयलेट क्लीनर के तौर पर जो हम लोग एसिड यूज़ करते हैं अलग अलग ब्रांड के, वो उतना घातक एसिड नहीं होता है जो बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और आमतौर पर एसिड अटैक में जो यूज़ करते हैं अटैकर। तो यह है, इससे हाथ वाथ जल तो सकता है लेकिन जान का खतरा नहीं होता। तो उसने टॉयलेट क्लीनर वाला एसिड लिया घर से, अपने भाई के साथ स्कूटी पर बैठी। पहले से वो जगह पता थी जहाँ कैमरा नहीं है। भाई ने उसको उतारा, वो भाई चला गया। इसके बाद वो थोड़ी दूर पैदल चली। पैदल जाने के बाद उस जगह पहुंची जहाँ कैमरा नहीं था। बैग से बोतल निकाला, अपने दोनों हाथों पर डाला। हाथ पे डालने के बाद बोतल सड़क पर फेंका और चीखने लगी। चीख सुनकर आसपास से जो लोग वहाँ थे, गुजर रहे थे, वो भाग कर आए। उसने कहा किसी ने मुझ पर तेज़ाब फेंका। फिर भले लोग भी थे, पास के हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टरों ने कहा इसको आरएमएल ले जाइए, तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए। तो ये पूरी कहानी एक बाप और बेटी ने मिलकर रची थी, पूरी साजिश। अब जब ये कहानी सामने आ गई और ये पता चला कि जितेंद्र, ईशान और अरमान तीनों बेकसूर हैं, तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि लड़की ने भी बयान दिया कि उस पर हमला हुआ, उसने नाम लिया, और अगर सबूत न होता तो वो तीनों बेकसूर तो जेल में होते और साबित हो जाता अदालत में तिकड़म से, तो क्या पता 10 साल तो मिनिमम तो गए ही थे। और एसिड अटैक को लेकर जो हंगामा शोर होता उसमें तो फिर कोई रहम की गुंजाइश भी नहीं बचती। हम ही लोग पता नहीं
क्या क्या स्टोरी चला रहे होते। लेकिन अब पुलिस के सामने सारी सच्चाई थी। पुलिस ने सबसे पहले अकील खान को गिरफ्तार किया, उस लड़की के पिता को, लेकिन उसे इस झूठे एसिड अटैक की साजिश रचने के इल्ज़ाम में नहीं, बल्कि जितेंद्र की बीवी ने जो कंप्लेंट लिखा था तंग करने, यौन शोषण के लिए और बदतमीजी के लिए, उस एफआईआर के आधार पर अकील खान को गिरफ्तार किया। बेटी अस्पताल में थी, अब बेटी के बारे में पुलिस तय कर रही है कि उसने झूठी कंप्लेंट लिखाई है, झूठा ड्रामा रचा है, तो उसके ऊपर भी जो सेक्शन लगेंगे वो लगेंगे। दिल्ली पुलिस अभी इस पर तय कर रही है, अदालत से विचार किया जा रहा है। तो अब उल्टा बाप तो अरेस्ट ही है, बेटी की भी गिरफ्तारी अब शायद हो जाए। अब आप सोचिए, जो मैंने शुरू में कहा था, एसिड अटैक जैसी खौफनाक, अफसोसनाक चीज़ें जिसने न मालूम कितनी महिलाओं और लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बाप तो बाप, बेटी को भी ये समझ में नहीं आया कि वो जो करने जा रही है वो क्या है, और एक झूठा सॉन्ग रचा, झूठा नाटक किया, सिर्फ इसलिए कि अपने दुश्मनों से बदला लिया जाए। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में और क्या क्या साजिशें बुनते हैं मालूम नहीं, लेकिन ये बेहद अफसोसनाक कहानी थी, ख़ासतौर पर इसलिए कि एक बाप बेटी अगर मिलकर ऐसा सोचते हैं, एक टीम बनकर, तो फिर किस पे भरोसा किया जाए और किस पे ना किया जाए। फिलहाल कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।